Hello everyone, welcome to my channel Brilliant Children. This is your 6th class new NCERT textbook Exploring Society, India and Beyond. In this video, we will read the chapter Locating Places on the Earth. We have already covered its part 1. In this video, we will cover its part 2. We will start the chapter from symbols. Symbols are another important component of maps. सिंबल्स है जो दूसरा अनदर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का. अवर मैप हैज स्मॉल ड्राइंग ऑफ एक्चुअल बिल्डिंग एंड अ फ्यू अदर elements, but there would not be enough space on the map of a large city or country to draw them all. तो हमने पीछे 1.1 में हमने देखा था, छोटा सा हमारा सिटी का मैप था. उसमें हमने देखा था बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, म्यूजियम, बैंक सब ड्रॉ था. लेकिन अगर हमें किसी बड़े सिटी का मैप बनाना है या किसी कंट्री का मैप बनाना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बिल्डिंग्स को ड्रॉ करें या कुछ भी बिल्डिंग्स होगी, वो कोई बैंक हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, उसे ड्रॉ करें जब हमें किसी बड़े कंट्री या सिटी का मैप बनाना है. तो इसके लिए क्या है, हमने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं. तो symbols is used to represent these features. Symbols for different kinds of building, railway station, a school, a post office. तो जिस तरह रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, इनके लिए भी सिंबल्स है. तो जैसे ये बिल्डिंग है और कुछ रोड्स एंड रेलवे लाइंस एंड फॉर नेचुरल एलिमेंट, इनके लिए भी सिंबल है. जैसे रिवर, पॉन्ड और फॉरेस्ट, इन सब के लिए सिंबल है. इन दिस वे न्यूमरस डिटेल कैन बी शोन इन अ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन द मैप. इससे क्या होता है, छोटी सी जगह पे हम बहुत ज़्यादा जानकारी दे पाते हैं. टू मेक मैप्स मोर इजली अंडरस्टूड बाय अ वैरायटी ऑफ यूजर्स, मैप मेकर्स यूज स्पेसिफिक सिंबल्स. मैप को और इजीली समझने के लिए इसके उपयोगकर्ताओं ने और जो मैप बनाते हैं उन्होंने कुछ खास चिन्ह बनाए हैं. डिफरेंट कंट्रीज यूज डिफरेंट सेट्स ऑफ सिंबल्स. अलग अलग देश अलग अलग चिन्ह यूज करते हैं. द सर्वे ऑफ इंडिया, अ गवर्नमेंट बॉडी, हैज फिक्स्ड अ सेट ऑफ सिंबल्स. जो सर्वे ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट बॉडी ने कुछ खास फिक्स सिंबल बना रखे हैं इंडिया के मैप के लिए ऑन द पार्ट ऑफ India. A small selection of them is shown in the figure 1.2 on the page number 12. तो आगे आप देखेंगे कि एक छोटी सी फिगर है जिसमें कुछ सिंबल दिखाए गए हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, रोड, मीटेल्ड, अनमीटेल्ड, बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह इनके आगे सिंबल्स दिखाए गए हैं. तो रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, इन सब के लिए ये सिंबल्स हैं. टेम्पल, चर्च, मॉस्क और छतरी, इन सब के लिए ये सिंबल्स हैं. पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इनके लिए यहाँ पे ये सिंबल्स है. सेटलमेंट, ग्रेवयार्ड, तो ये सिंबल्स है. ट्रीज और ग्रास के लिए ये सिंबल्स है. आगे हम आते हैं मैपिंग द अर्थ. मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस. तो अर्थ की मैपिंग करना है थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जो ये प्लैनेट है फ्लैट नहीं है. इट इज नियरली हैज द शेप ऑफ स्फीयर. नियरली, however, in practice, we will consider to be spherical. Representing a sphere accurately on a flat sheet of paper is not possible. To understand why, peel an orange in such a way that you have just the 3 or 4 large pieces on the skin, then try
the flatten them on the table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. तो हमारी जो अर्थ है इस तरह फ्लैटन शेप में है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल से फ्लैटन शेप में है। इस तरह ऑब्लेट शेप है हमारी अर्थ की। हमारी अर्थ पूरी स्पेरिकल नहीं है, बिल्कुल राउंड नहीं है। ये ऊपर और नीचे से, जैसे कि ऑरेंज की शेप होती है टॉप पॉइंट और डाउन बॉटम पॉइंट से फ्लैटन होती है, वैसे ही हमारी अर्थ की शेप है। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि हमें एक ऑरेंज लेना है, उसके पील्स करने हैं, 2 या 3 टुकड़े करने हैं और उसे नीचे फ्लैट शीट में फ्लैटन करने की कोशिश करनी है। तो हम देखेंगे कि इसके जो एजेस हैं बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं नीचे। ये देखेंगे हम, देखिए बिल्कुल टच नहीं हो रहे हैं। और अगर इसी को हम इस तरह इसके कोने ऐसे काट देंगे किनारे किनारे से, फिर इसे नीचे फ्लैट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा इसे हम पॉसिबल हो जाएगा इसे पेज पर, इसे प्लेन पेपर पर दिखाना। लेकिन किसी स्फेरिकल चीज को प्लेन पेपर पर दिखाना पॉसिबल नहीं है। Now consider a globe which is sphere on which is a map is drawn. This may be a map of Earth, the Moon, the planet Mars, the stars and constellations in the sky, etc. The physical object like the one shown on the drawing on the next page is sphere that is generally made of metal, plastic and cardboard. तो विचार कीजिए एक ग्लोब के बारे में जिसमें कि मैप ड्रॉन किया हो गया है। ये मैप हो सकता है पृथ्वी का, चांद का, ग्रह का, मंगल ग्रह का, तारों का और तारामंडल का, आसमान में। द फिजिकल ऑब्जेक्ट, एक जो ग्लोब है उसका फिजिकल ऑब्जेक्ट नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है, जो कि धातु, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड से बना है। Here we will study globe representing the earth geography, because the globe and the earth have the same spherical shape. A globe will better represent the geography of the earth than a flat map. Let us now explore some of its feature. तो आगे हम देखेंगे ये ग्लोब ये जैसे कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, ये ग्लोब है, इसे ग्लोब बोलते हैं। ये अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अर्थ भी देखो स्पेरिकल शेप में है, ये ग्लोब भी स्पेरिकल शेप में है। तो इसके बारे में कुछ और फीचर्स हम आगे जानेंगे। अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स होते हैं निर्देशांक। तो इमेजिन अ बिग मार्केट ऑन सिटी town with the neat rows of the shop at the same size. आप कल्पना करो कि एक किस चीज़ की कल्पना करेंगे, एक शहर या कस्बे में एक मार्केट की कल्पना करेंगे जिसमें कि साफ सुथरी रोज में एक तरह के एक ही साइज की शॉप है और एक ही रो में है, मतलब एक ही पंक्ति में है। और आप यू वांट टू मीट अ फ्रेंड एट द स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट, और आप चाहते हो कि आपका दोस्त है जो स्टेशनरी शॉप में मार्केट में आपको मिले, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। पर आपका दोस्त नहीं जानता कि शॉप कहाँ है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी एट 6 एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। तो आप बोलते हैं कि उसे कि वो 6 बजे है जो 5th रो में 5वीं पंक्ति में, और जो 7वीं दुकान है वहाँ पे 6 बजे प्रवेश द्वार में आपको मिले। आपने इस तरह जो अपने दोस्त को निर्देशांक बताया है तो वो उसे बहुत ही जगह को, लोकेशन को ढूंढने में हेल्प करेगा। नाउ कंसिडर्ड अ चेस बोर्ड टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर। लेटर आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन pieces from A to H. See the image.
and numbers from 1 to 8 in the between the two sides. This simple system allows player to mark each square and record every move. Here is the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 square forward, a very common opening. So the pawn is said to have moved the d2 d4. आपके सामने एक शतरंज दे रखी है, शतरंज की बिसात बिछी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि इसके दोनों साइड पे, एक साइड पे तो नंबरिंग है, एक मिनट देखिए, ये नंबरिंग है 1 2 3 4 इस तरह करके नंबरिंग है, और इस साइड ABCD करके अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। तो दोनों साइड की मोहरों के लिए अलग अलग नंबरिंग और अल्फ़ाबेट दे रखे हैं। आगे आप देखते हैं कि जो वाइट साइड है, नाउ लैटिट्यूड्स क्या है? लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। तो हम ग्लोब की तरह रिटर्न करते हैं तो हम देखेंगे कि ये बहुत ही इजी है, आसान है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इसके ऊपर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि रोटेट द ग्लोब वाइल इट रोटेट, जब हम ग्लोब को रोटेट करेंगे, जब ये रोटेट होएगा, द फिक्स पॉइंट आर एट द बॉटम, एट द टॉप एंड द बॉटम आर टू पोल्स। तो जो फिक्स पॉइंट होंगे, टॉप में होगा नॉर्थ पोल और बॉटम में होगा साउथ पोल। हाफ वे बिटवीन दैम इज द इक्वेटर, नोट द सर्कल मार्किंग इट। और जो इनके हाफ वे में जो लाइन होगी उसे हम इक्वेटर बोलेंगे। ये हमारा ग्लोब है, तो इसमें जो टॉप में हम देख रहे हैं यहाँ पे दिस इज नॉर्थ पोल एंड बॉटम में साउथ पोल, और ये जो लाइन देख रहे हैं हम इसे इक्वेटर बोलेंगे। ये हाफ वे में है, इनके हाफ वे में जो लाइन है ये इक्वेटर है। नाउ इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रैवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स। कल्पना करो कि आप इक्वेटर पे खड़े हो एंड ट्रैवल टुवर्ड्स वन पोल्स ऑफ द, और किसी एक पोल की तरफ आपने ट्रैवल करना है, यात्रा करनी है। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज, जो आपकी दूरी है इक्वेटर से इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। लैटिट्यूड मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और लैटिट्यूड क्या है? इस डिस्टेंस को मेजर करेगा इक्वेटर से एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रैवल करते समय किसी भी पॉइंट से यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट। आपको एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाएगी, पैरेलल टू द इक्वेटर, और इक्वेटर के पैरेलल होगी। सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड एंड इट ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। और ये जो लाइन है इक्वेटर के पैरेलल होगी, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। और ये एक सर्कल अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल ड्रॉ करेगी। अगेन इट इज़ ईजी टू नॉट ऑन ग्लोब, और आगे ये इजी हो जाएगा ग्लोब के लिए कि दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज इक्वेटर, और जो सबसे बड़ा सर्कल होगा वो इक्वेटर होगा। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड, जैसे जैसे हम सर्कल मार्क्ड करते जाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाते जाएंगे, तो ये जो सर्कल होंगे जब हम मूव करेंगे नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, तो ये सर्कल छोटे होते जाएंगे। तो चलो एक एग्जांपल से इसे हम देखते हैं। तो हमने इमेजिन करना है कि हम इक्वेटर पर खड़े हैं, ये यहाँ पे हम इक्वेटर है, यहाँ पे हम खड़े हैं, और हमें जैसे कि हम किसी पोल की तरफ जा रहे हैं, चलो हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो ये हम आगे आगे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप किसी भी पॉइंट से आपको इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे कि ये है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर के पैरेलल होनी चाहिए। हम देख रहे हैं जैसे जैसे ये लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये जो सर्कल है छोटा होता जा रहा है,
जब लास्ट में ये ऊपर पहुंचेगी तो सबसे छोटा सर्कल हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह ही साउथ पोल की तरफ भी इसी तरह ये लाइंस ड्रॉ होंगी। तो हम देखेंगे ये लाइंस है जो पूरी अर्थ पे सर्कल कर रही हैं। ये ग्लोब के लिए बहुत इजी है कि जो सबसे बड़ा सर्कल होगा वो इक्वेटर होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो सबसे बड़ा सर्कल है ये इक्वेटर है। उसके बाद नीचे या ऊपर की तरफ ये सर्कल है जो स्मॉलर होते जाएंगे। हम चाहे नॉर्थ वर्ड की तरफ जाएंगे या साउथ वर्ड की तरफ जाएंगे, ये जो सर्कल है स्मॉलर होते जाएंगे। तो ये जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या करता है? दूरी को नापता है इक्वेटर से। Latitude are expressed in degrees by convention. The equator is latitude 0 degree, while the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south, respectively. This is noted 90 degree N and 90 degree S. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर में ये जो हमेशा लैटिट्यूड को डिग्री से नापा जाता है। तो इक्वेटर है जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और जब हम नॉर्थ पोल की तरफ गए तो ये 90 डिग्री नॉर्थ है, तो साउथ पोल की तरफ आएंगे 90 डिग्री साउथ है। तो इसे 90 डिग्री एन, ऊपर हम टॉप में 90 डिग्री नॉर्थ पोल को एन से वो करते दर्शाते हैं और नीचे 90 डिग्री एस से दर्शाते हैं। There is a connection between latitude and climate. Around the equator, the climate is generally hot. It is called torrid. As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increased, the climate became more moderate or temperate. And closer to the north or south pole, the climate grows colder or frigid. You will learn in science why this is so. तो जब हम इक्वेटर पे होते हैं तो इक्वेटर के जो आसपास का जो क्लाइमेट है बहुत ही हॉट होता है, और जैसे जैसे ये दूरी डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो ये जो क्लाइमेट है मॉडरेट होता जाता है। और जब हम पोल्स की तरफ पहुंचते हैं, साउथ पोल या नॉर्थ पोल की तरफ पहुंचते हैं, तो ये फ्रिजिड जोन हो जाता है। मतलब यहाँ पे हमेशा ये बर्फ़ से ये जोन ढका रहता है। तो इस तरह इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा ग्लोब है। तो ग्लोब में हम ये देख रहे हैं दिस इज़ इक्वेटर। बीच में ये जो लाइन है इक्वेटर की है। तो इसके जो ये ऑरेंज कलर का एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? टॉरिड जोन है। यहाँ पे एरिया है जो बहुत ही गर्म होगा। तो इसके बाद ये जो ग्रीन कलर का एरिया, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा इक्वेटर से, तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है मॉडरेट हो जाएगा। इसे टेम्परेट जोन भी कहते हैं। और लास्ट में जब हम पोल्स में पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो टेम्परेट फ्रिजिड हो जाएगा, मतलब वो बर्फ़ से हमेशा ढका रहेगा। इसके बारे में हम आगे साइंस सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें यहीं तक है। तो आगे हम अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। Imagine now that you travel from the North Pole to South Pole, the shortest possible line. Observe the globe. You will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be same. These lines are called meridians of longitude. Figure 1.3, they are all half circle running from one pole to another. You will also learn in science that the earth spins on its axis. To put it simply, let's place a desk lamp a little away from our globe, focused on it, and imagine that this is
द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। हमें कल्पना करनी है कि हम नॉर्थ पोल पे हैं और नॉर्थ पोल से हमें साउथ पोल की तरफ जाना है। तो हमें ग्लोब को ऑब्जर्व करना है और हम देखेंगे कि चाहे हम यूरोप में हैं या अफ्रीका में हैं तो हमें तब भी उतना ही समय लगेगा, या फिर हम एशिया से भी जब जाएंगे तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे इस लॉन्गिट्यूड से तो हम तब भी हमें सेम ही टाइम लगेगा। हम जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएंगे, चाहे हम यूरोप से जा रहे हैं या अफ्रीका से या एशिया से, तो हमें जो हम नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल की तरफ लॉन्गिट्यूड लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें सेम डिस्टेंस लगेगा, उतना ही दूरी को कवर करने के लिए उतना ही समय लगेगा। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और ये आधा सर्कल्स होती है और किस तरफ जाती है? वन पोल टू अदर, एक पोल से दूसरी पोल की तरफ जाती है। और आपने ये साइंस में भी पढ़ा होगा कि अर्थ जब स्पिन करती है अपनी धुरी की तरफ तो इससे दिन और रात होता है। तो हमें एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो उससे हमने समझना है कि अर्थ है जो जब स्पिन करती है दिन और रात से लॉन्गिट्यूड का क्या संबंध है। तो आप एक टेबल लैंप, डेस्क लैंप लेंगे और उसे ऑन करेंगे और उसके सामने कुछ दूरी पर आप एक ग्लोब को रखेंगे। तो आप समझेंगे कि ये टेबल लैंप नहीं सन है। तो जब इसे ऑन करेंगे तो आप देखेंगे जब ग्लोब का जो अगला हिस्सा है वहाँ पे लाइट लग रही है, लेकिन पिछले हिस्से पे अंधेरा है। तो इसी तरह सेम सन के साथ होता है। जब सन के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा होता है वहाँ पे लाइट रहती है तो वहाँ पे सुबह या दिन हो रहा होता है, और जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे रात हो रही होती है। हम देखते हैं एक हिस्से में तो सुबह हो रही है, दूसरे में दिन हो रहा है और तीसरे में रात हो रही है। तो इसी तरह जब पृथ्वी रोटेट करते हुए फिर पिछला हिस्सा आगे आता है तो वहाँ पे दिन हो जाता है, और जो अगला हिस्सा है जो पीछे जाता है तो वहाँ पे रात हो जाती है। तो इस तरह लॉन्गिट्यूड का जो संबंध है दिन और रात से है। लैटिट्यूड का संबंध था क्लाइमेट से था, लेकिन लॉन्गिट्यूड का जो संबंध है दिन और रात से है। इस तरह पृथ्वी पर दिन और रात किस तरह होते हैं। आगे, टू मेजर द लॉन्गिट्यूड we need to definite reference point called prime meridian। तो जिस तरह हमने इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड माना था, तो उस तरह ही हमें ज़रूरत पड़ी कि हम लॉन्गिट्यूड, एक ऐसा पॉइंट चाहिए हमें जिससे हम दूरी को नाप सकें। तो एक ऐसी लाइन फिक्स की गई जो कि आपने 1.3 में देखी थी प्राइम मेरिडियन की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस डिसाइडेड that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian। तो ये 1884 की बात है। कुछ नेशंस ने इकट्ठे होकर मीटिंग करी, एक सम्मेलन किया जिसमें डिसाइड किया कि एक प्राइम मेरिडियन होनी चाहिए। तो उन्होंने इसे ग्रीनविच मेरिडियन इसका नाम रखा। तो इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन इसलिए रखा क्योंकि इंग्लैंड में लंदन में एक ग्रीनविच जगह है जहाँ से ये पास थ्रू होती है। तो इस करके इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है। तो इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से मार्क किया जाता है। जस्ट एज लैटिट्यूड is measure of the distance from the equator, if you travel towards one of the poles, longitude is a measure of distance from prime meridian। जिस तरह हम इक्वेटर से डिस्टेंस को, दूरी को नापते थे, उसी तरह लॉन्गिट्यूड में है जो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से डिस्टेंस को नापा जाता है, दूरी को वहाँ से नापा जाता है। लॉन्गिट्यूड को भी है जो डिग्री से नापा जाता है, वेस्टवार्ड और ईस्टवार्ड। इसे वेस्टवार्ड और ईस्टवार्ड
की तरफ जाती हैं. इट इंक्रीज इन वैल्यू फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री विद द लेटर W और ईस्ट एडेड. फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर, न्यूयॉर्क्स लॉन्गिट्यूड इज 74 वेस्ट एंड दिल्ली's 77 ईस्ट एंड टोक्यो's 140 ईस्ट. जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की ऑल दीज लाइन्स है टुगेदर constitute a grid for the globe. They are also called grid lines. जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है मिलके इस तरह की ग्रिड लाइन बनाते हैं. तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, हम देख रहे हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जैसे एक जालकर बन गया है. लेट्स एक्सप्लोर. इफ द ग्लोब or atlas in your class has well marked latitude and longitude, trying note down approximate values for the latitude and longitudes. तो यहाँ पे फिगर 1.4 पे हम देख रहे हैं जो ये लाइन है ग्रीनविच मेरिडियन है. और जब ग्रीनविच मेरिडियन से हम अपनी जो अर्थ है उसके दो हिस्से करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ये जब अर्थ के ग्रीनविच मेरिडियन से हमने दो हिस्से किए तो ये दो हिस्से में बंट गए हैं यहाँ पे. तो ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसे हम बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर. तो आगे इसी तरह जब हम ये इक्वेटर है, जब इक्वेटर से हम अर्थ के दो हिस्से करेंगे तो ऊपर हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर.